हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। हम क्लास 9th सीबीएसई बोर्ड आपको चैप्टर 1 पूरा दे चुके थे और चैप्टर 2 का एक वीडियो हम देख चुके हैं। उस वीडियो में मैंने आपको फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन तक पढ़ाया था और इस चैप्टर की यानी फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन की ये वीडियो सेकंड है। इस वीडियो सेकंड में हम आपको इनर्शिया पढ़ाने वाले हैं और इसके आगे का भी। तो आइए पहले शुरू करते हैं कि इनर्शिया क्या होती है। बच्चों, देखा जाए तो इनर्शिया फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से ही रिलेटेड है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर रहेगी, अगर मूव कर रही है तो वो कंटिन्यू मूव ही करती रहेगी जब तक इस पर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स ना लगाया जाए। जब तक इस पर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स ना लगाया जाए। क्लियर है इतनी बात। बच्चों, जानते हैं कोई भी बॉडी अपने आप से अपनी स्टेट को नहीं खोती है, चाहे वो रेस्ट की हो और चाहे मोशन कर रही हो। अपनी पोजीशन को जल्दी नहीं बदलती, अपनी स्टेट्स को वो नहीं बदलती है जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स हम लोग ना लगा दें। तो जिस कारण से वो अपनी पोजीशन को नहीं खोती है, उस पोजीशन की उस टेंडेंसी को ही हम लोग इनर्शिया बोल देते हैं, है ना। बॉडी जिस गुण के कारण अपनी पोजीशन को, चाहे वो रेस्ट की हो चाहे वो मोशन की हो, बिना एक्सटर्नल फोर्स लगाए अपने आप स्वतः नहीं खोती है। मतलब रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही बनी रहेगी और मूव कर रही है तो कंटिन्यू मूव ही करती रहेगी। इसका जो ये टेंडेंसी है यही इनर्शिया है। तो इनर्शिया की डेफिनेशन आप यहां देख सकते हैं, हमने लिख रखी है आपके लिए पहले से ही। इनर्शिया द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू रिमेन एट रेस्ट और इफ मूविंग टू कंटिन्यू मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन विथ यूनिफॉर्म मोशन इज कॉल्ड इनर्शिया। ठीक है ना। एक तरह से देखा जाए तो जितने ऑब्जेक्ट्स हैं वो बहुत लेजी हैं, अपने आप से वो कुछ नहीं करने वाले जब तक आप उस पर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स ना अप्लाई कर दो। तो जो ये ऑब्जेक्ट्स की जो टेंडेंसी है यही सब तो इनर्शिया है। ठीक है। इनर्शिया बेटा, इनर्शिया का जो मेजरमेंट होता है, इनर्शिया को हम मेजर करते हैं मास से। मतलब जिस ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा होगा, जिस ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा होगा उस ऑब्जेक्ट की इनर्शिया भी ज्यादा होगी। ठीक है। जिस ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा उस ऑब्जेक्ट की इनर्शिया भी ज्यादा। मतलब एक भारी सा पत्थर है, उसको आप पुश करोगे, फोर्स लगाओगे तो उसकी स्टेट्स को जल्दी आप नहीं चेंज कर पाओगे, या उसकी स्टेट्स को चेंज करने के लिए ज्यादा फोर्स की जरूरत लगेगी, ज्यादा अनबैलेंस फोर्स लगाना पड़ेगा आपको। वही फुटबॉल है, हल्का से किक कर दो बहुत दूर तक चली जाती है ना। तो उसका इनर्शिया बहुत कम है क्योंकि बॉल का मास कम है और स्टोन का मास बहुत ज्यादा है। ठीक है। तो मास, इनर्शिया को कौन मेजर करता है? मास मेजर करता है। जिस ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा होगा उस ऑब्जेक्ट की इनर्शिया भी ज्यादा होगी। हमने आपको सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से भी ये पढ़ा रखा था। F इक्वल टू m इंटू ए होता है ना। m इंटू ए होता है। ये देखिए F इक्वल टू m इंटू ए। तो A इक्वल टू क्या हो जाता है? F बाय m। यहां पे आप देखते हैं कि मास एक्सीलरेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, यानी A इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m, है ना। यानी यहां मास अगर कम होगा तो एक्सीलरेशन ज्यादा होगा, वो बॉडी ज्यादा एक्सीलरेट कर जाएगी। अगर मास कम होगा तो एक्सीलरेट कम करेगी, है ना। एक्सीलरेट कम करेगी मतलब अपनी पोजीशन को कम बदल पाएगी। अपनी पोजीशन कम बदल पाएगी मतलब उसकी इनर्शिया ज्यादा है, उसकी दृढ़ता ज्यादा है। ठीक है ना। वो ज्यादा रिजिड है, मतलब अपने गुण को नहीं खोएगा। हर ऑब्जेक्ट चाहता है कि हम अपने गुण को ना खोएं, मतलब हम रेस्ट पे हैं तो रेस्ट पर ही पड़े रहे हैं, अगर मोशन कर रहा है तो मोशन करते रहें। ठीक है ना। हर ऑब्जेक्ट यही चाहता है।
क्लियर। लेकिन वो बदलता कब है? जब उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होता है तब। क्लियर। तो अभी हम लोगों ने ये जाना कि किसी भी ऑब्जेक्ट की इनर्शिया को हम उसके मास से मेजर करते हैं। अगर ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा है तो उस ऑब्जेक्ट की इनर्शिया भी ज्यादा होगी, अगर मास कम है तो इनर्शिया भी कम होगी। तो यहां आप देख सकते हैं, यहां मैंने लिख रखा है मास इज अ मेजर ऑफ द इनर्शिया ऑफ अ बॉडी। हैवियर ऑब्जेक्ट हैव मोर इनर्शिया देन लाइटर ऑब्जेक्ट। क्लियर। अब आइए हम इनर्शिया के कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं। बच्चों, हम अपने दैनिक जीवन में इनर्शिया के ढेर सारे एग्जांपल्स पाते हैं। इसमें से कुछ एग्जांपल्स को आइए हम आपको बताएं। यहां पर पहली बात देखो, आप एक कोई कांच की ग्लास लो, है ना। एक ग्लास लिया आपने। कांच की ग्लास क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उसका सरफेस, उसका जो टॉप होता है वो थोड़ा सा स्मूथ होता है और थोड़ा सा थिक भी होता है, मोटा होता है ना। ऐसा आप एक ग्लास ले लो। एक कांच की आप ग्लास ले लो, इसके ऊपर एक टफ सा कार्डबोर्ड, कार्डबोर्ड मतलब होती नहीं है दफ्ती, टाइट सी दफ्ती, जैसे प्लेइंग कार्ड वाले होते हैं, ऐसी कोई दफ्ती ले लो और इसके ऊपर रख दो ऐसा। ठीक है, आपने इसके ऊपर एक कार्डबोर्ड रख दिया। अब ये भी स्टेट पोजीशन पर है, ये भी रुका हुआ स्टेशनरी है, और इसके ऊपर कार्डबोर्ड जो रखा हुआ है ये भी स्टेशनरी है। आपने कार्डबोर्ड के ऊपर एक ग्लास के ऊपर कार्डबोर्ड ऐसे रख दिया। क्लियर। अब इसके ऊपर क्या करो कि एक क्वाइन रख दो। क्वाइन वजनी होगा थोड़ा सा, 5 रुपए का सिक्का रख दो। 5 रुपी क्वाइन आप रख दिए, कोई भी क्वाइन रख सकते हैं, ऐसा दिक्कत नहीं है। एक क्वाइन रख दिया आपने ये, ठीक है ना। इसके बाद अब तीनों इस समय रेस्ट की पोजीशन पर हैं। ग्लास, ये कार्डबोर्ड और ये क्वाइन, तीनों रेस्ट पर हैं। अब आप क्या करिए कि इसको यूं, इस कार्डबोर्ड को, चलो कार्डबोर्ड कुछ ऐसा बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कैसा भी हो। इस कार्डबोर्ड को यूं पुश कर दो, तेज से पुश करो। जब आप तेज से पुश करोगे तो देखोगे कि आपने फोर्स किस पे अप्लाई किया है? आपने फोर्स कार्डबोर्ड पर अप्लाई किया है, ना कि इस क्वाइन पर। तो दोनों ही रेस्ट की पोजीशन पे थे, दोनों ही रेस्ट की पोजीशन पे थे, ये कार्डबोर्ड भी और ये क्वाइन भी। लेकिन जब आपने कार्डबोर्ड के ऊपर फोर्स अप्लाई किया तो ये कार्डबोर्ड आगे चला जाता है, स्लाइड करके इस ग्लास से होते हुए आगे चला जाता है, और ये क्वाइन जब ये आगे चला जाता है तो ये नीचे गिर जाता है, यानी पोजीशन कुछ ऐसी बन जाती है। क्वाइन नीचे आ जाता है और ये आपका कार्डबोर्ड आगे चला जाता है, या जैसा भी हो। कार्डबोर्ड आगे चला जाता है और ये क्वाइन आके नीचे गिर जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है इनर्शिया के कारण ही। कैसे? जब आपने फोर्स अप्लाई किया इस कार्डबोर्ड पर, तो आपने फोर्स अप्लाई किया कार्डबोर्ड पर, ना कि क्वाइन पर। पहले तो दोनों की स्टेट क्या थी? रेस्ट की थी। हमने कहा था ऑब्जेक्ट अपनी प्रवृत्ति नहीं खोना चाहता, बहुत लेजी होता है, ये दोनों रेस्ट पर हैं, है ना। तो आपने इस पे फोर्स लगाया तो ये तो आगे भाग गया, लेकिन ये अपनी टेंडेंसी के कारण, अपनी इसकी टेंडेंसी क्या थी? रेस्ट पे रहने की। अपनी टेंडेंसी के कारण वही पड़ा रहा, और जब ये आगे चला गया तो बेसलेस हो गया और ये नीचे गिर पड़ा इस पे, है ना, बेस पे आ गया। यहां पर देख रहे हैं। दूसरा कारण क्या हो सकता है? एक और एग्जांपल आइए आपको बता दें। जब कोई कारपेट लेते हैं, कारपेट को हैंग करते हैं, ठीक है, कारपेट को हैंग करते हैं,
उस पर खुद धूल लगी होती है। शादी में हम देखते हैं कि बहुत से लोग चलते रहते हैं, कालीन वगैरह बिछी रहती है घर पे भी अपने यहाँ, ठीक है, या और भी चीजें जो गंदी हो जाती हैं, इस टाइप की चीजें, चादर वगैरह भी मान लीजिए कॉर्पेट हो गई। आप ये गंदी है, इस पे धूल वगैरह मान लीजिए जमी हुई है, अगर आपने इसको हैंग कर दिया, हैंग करके अब जब इस पे हैंग किया है तो इसकी जो डस्ट है और जो ये आपकी कालीन है, ठीक है, कॉर्पेट है, दोनों ही रेस्ट की पोजीशन पर हैं। अब आप क्या करते हो, इसकी धूल छुड़ाने के लिए क्या करते हो, स्टिक से इस पे स्ट्राइक करते हो। जब स्ट्राइक करते हो तो ये मूव कर जाती है। आपने फोर्स किस पे अप्लाई किया, स्टिक से इस कारपेट पर, तो कारपेट तो चली जाती है, कारपेट हट जाती है, लेकिन इसके ऊपर जो डस्ट लगी हुई होती है वो इनर्शिया के कारण रेस्ट पर ही रहती है, और जब ये कारपेट हट जाता है तो वो बेसलेस होकर के नीचे गिर जाती है, ठीक है ना। इस तरह धूल जो है कारपेट से अलग की जा सकती है, ठीक है ना। एक एग्जांपल और आपको बताएं, अगर आप कैरम खेलते हैं तो आपने कभी ये एक्सपीरियंस किया होगा कि आपने जैसे कैरम्स की गोट्स को एक के ऊपर एक रखा, कुछ ऐसा, आपने कैरम्स की गोट्स को एक के ऊपर एक रखा होगा, ये है ना। और जब स्ट्राइकर से आप पुश करते हो, कभी कभी ये हमेशा नहीं हो पाता, लेकिन जनरली आपने एक के ऊपर एक रखा और स्ट्राइकर से अगर आपने इसको कायदे से पुश किया, फोर्सली पुश किया, तो क्या होता है कि ये जो है फोर्स आपने नीचे वाले पे अप्लाई किया है, तो नीचे वाला अपनी पोजीशन बदल देता है, यहां से यहां जाता है, लेकिन बाकी जो इसके ऊपर रहते हैं एज इट इज ही ऐसे रखे रहते हैं, गिरते भी नहीं है। कभी कभी ऐसा भी होता है। गिर कब जाता है पता है, जब आपने फोर्स हल्का अप्लाई किया और इसका लास्ट सिरा यहां से आके ऐसे रुक गया, तो अनबैलेंस होकर के गुट गिर जाती है। लेकिन अगर आप फोर्सली मार दो तो ये निकल जाता है आगे और वो एज इट इज पड़ा रहता है, अगर उसका बैलेंस गड़बड़ नहीं होता है तो, और उसका अलाइनमेंट ठीक ठाक रहा है ना, गड़बड़ नहीं होने पाया, तो एज इट इज पड़ा रहता है। ऐसा क्यों होता है, सीधी सी बात, इनर्शिया ही है। आपने फोर्स अप्लाई किया इस पे, शुरुआत में तो सभी रेस्ट पे थे, लेकिन आपने इस पे फोर्स अप्लाई किया, जब आपने इस पे फोर्स अप्लाई किया तो इसने अपनी पोजीशन को बदल दी, और बाकी जो कोठियां थी वो एज इट इज पड़ी रही, क्योंकि इनर्शिया कारण ये किस पे है, रेस्ट पे थी। शुरुआत में तो सब रेस्ट पे थी, लेकिन आपने इस पे एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया अनबैलेंस, इस पे तो लगाया नहीं, तो ये तो आगे मूव कर गया, लेकिन ये अपनी टेंडेंसी के कारण एज इट इज पड़ा रहा। ये दो एग्जांपल हो गए बच्चों। आइए एक बात और करते हैं, जब आप बस से ट्रेवल करते हैं, बस या कार से भी ट्रेवल करते हैं, तब इसमें हम तीनों टाइप की इनर्शिया पा सकते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। एक्चुअली इनर्शिया 3 टाइप की होती हैं, कौन कौन सी, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। आइए इस तीनों टाइप को हम एक एग्जांपल लेते हुए भी बताते हैं, जो कि आपकी इनर्शिया का एग्जांपल भी बनता है। सपोज आप बस से ट्रेवल कर रहे हो, जब बस से ट्रेवल कर रहे होते हो तो बस मान लीजिए रुकी हुई है ना, आप जाके बस पे बैठ गए। जब बस पे बैठ गए तो आपका जो लोअर पोर्शन है आपकी बॉडी का, यानी पैर, गांठ के नीचे का पैर, वो तो बस के टच में आ गया, है ना। देखा जाए तो जंक्शन होता है गांठ से, है ना, ये तो आपके पैर के टच में आ गया। बाकी जो अपर पार्ट है वो फ्री है, बस भी रुकी हुई है, अभी बॉडी भी रुकी हुई है, दोनों में रेस्ट की पोजीशन पर है। लेकिन जैसे ही बस स्टार्ट होती है, मूव करती है, तो आपका जो लोअर पार्ट है यानी पैर का हिस्सा, वो भी उसके टच में होता है, बस के कांटेक्ट में होता है, और वो भी मूव करने लगता है साथ साथ में। लेकिन उस समय क्या होता है, जब अचानक चल दी तो आप बैकवर्ड गिर जाते हो, पीछे की ओर गिर जाते हो। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि बस भी चल दी और उसी कांटेक्ट में हुआ पैर भी मूव कर गया, लेकिन आपके बॉडी का अपर पार्ट वो इनर्शिया के कारण रेस्ट पे ही रहा, जो कि सडनली नहीं सोच पाया और गिर गया। फिर जब पीछे की ओर गिर गया तो अचानक क्या होता है कि अपना एलाई मेंटेन करने के लिए, है ना, बैलेंस करने के लिए, बॉडी दूसरे से कांटेक्ट में तो है ही, बैलेंस तो कर ही पाती है, ज्वाइंट तो है ही,
तो वो फिर से अपने आप को मेंटेन करके बैठ जाता है। अब उस समझ लेता है कि बॉडी इसी हिसाब चल रही है, तो अपने आप को उस हिसाब से मूव मेंटेन कर लेता है। तो आपने ये देखा कि जब बस अचानक चली तो वो मैन जो था, वो आदमी जो था, पीछे की ओर गिर गया। क्यों? क्योंकि पैर के संपर्क में बस थी, बस चली तो पैर भी आगे बढ़ा, लेकिन अपर पार्ट इनर्शिया के कारण रेस्ट पे रहा और वो पीछे गिर गया। ठीक है ना, उसने अपनी पोजीशन नहीं बदली तो पीछे गिर गया, साथ नहीं चलेगा तो पीछे गिर ही जाएगा। ठीक है ना। तो यहां पे आप देख सकते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट आपका यही कहता है, द इनेबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट बाय इटसेल्फ। ठीक है ना, बाय इटसेल्फ, जिसने अपनी स्टेट को, रेस्ट की स्टेट को बदल दिया। देखिए, अ पर्सन इन अ बस शिफ्टेड बैकवर्ड, इसका एग्जांपल दे रहा हूं इनर्शिया ऑफ रेस्ट का। पर्सन इन अ बस शिफ्ट बैकवर्ड व्हेन सडनली बस स्टार्ट मूविंग। ठीक है। दूसरा होता है इनर्शिया ऑफ मोशन। क्या है? अब मान लीजिए आदमी ने अपने आप को मेंटेन कर लिया, मतलब अपना एलाई मेंटेन कर लिया और बस पे बैठा रहा, बस के अकॉर्डिंग चल रहा है। ठीक है, पूरी बॉडी इसी के अकॉर्डिंग चल रही है। हुआ क्या फिर? अचानक क्राउड आया या कोई मान लीजिए गड्ढा वगैरह आ गया, बस ने ब्रेक लगाई। जब बस ने ब्रेक लगाई तो बस रुकी, और ब्रेक और बस के कांटेक्ट में आपका पैर का निचला हिस्सा है, उसमें कोई जंक्शन नहीं है, और पैर के निचले हिस्से तक कोई जंक्शन नहीं है, और उसके ऊपर जंक्शन है। तो बस का पैर भी रुक गया। अब वो तो भाई साहब ऊपर वाला जो बॉडी थी वो तो मोशन में थी, जो मोशन में थी, तो अब वो तो मोशन में ही थी, तो अपना स्टेट क्यों खोएगी? क्योंकि इनर्शिया, वो भी एक बॉडी ही है, और बॉडी है तो उसमें भी इनर्शिया है। इनर्शिया है तो इनर्शिया ऑफ मोशन है। इनर्शिया ऑफ मोशन में थी, मोशन में थी, क्यों अचानक रुक जाएगी? लेकिन निचला सिरा तो बस के कांटेक्ट में था, वो रुक गया। जब ये रुक गया तो ये आगे जा ही रही थी, इसी में आगे फॉरवर्ड इसको जर्क लग गया, है ना। देखिए, इनर्शिया, द एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन बाय इटसेल्फ। ए पर्सन, एग्जांपल इसका, पर्सन इन अ बस शिफ्टेड फॉरवर्ड व्हेन ब्रेक्स अप्लाई मूविंग इन अ बस। जब अचानक ब्रेक लगती है तो क्या होगा? वो अचानक फॉरवर्ड आगे की ओर गिर जाता है। ठीक है ना, क्योंकि ये ब्रेक लगी। अब ये तो फ्री पार्ट था, अपर पार्ट फ्री था, वो तो मोशन में ही था, वो आगे मूव कर रहा था। फिर जब आगे की ओर गिर गया तो फिर धीरे धीरे अपने आप को अलाइनमेंट कर रहा है। सेकंड, इसके पहले वाली वीडियो मैंने आपको जब पढ़ाया था, नहीं, सेकंड ऑफ मोशन अभी पढ़ाना है। तो ये हुआ। तीसरा पार्ट जो बेटा है आपका इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन है। कभी कभी आप देखते हैं कार या बस अचानक चल रही होती है और अचानक आपने यू टर्न लिया, तब भी आगे की ओर गिर पड़ते हैं, है ना। उस समय भी क्या होता है कि अपनी पोजीशन को हम बदल देते हैं। निचला वाला जो पैर के कांटेक्ट में सीधा है वो तो बस के अकॉर्डिंग, कार के अकॉर्डिंग, मतलब जिस साधन से आप जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग तो उसको चेंज कर लेता है, लेकिन ऊपर वाले को चेंज होने में समय लगता है, क्योंकि इनर्शिया के कारण वो उसी पोजीशन को एब्जॉर्ब कर लेता है, उसी पोजीशन पे कंटिन्यू बना रहता है। समझ रहे हैं? तो ये रहा आपका इनर्शिया। और पेड़ से पत्तों का गिरना, पेड़ से फल का गिरना, ये सब भी आपका इनर्शिया का ही रीजन है। डाली में फल लगे रहते हैं, है ना, डाली में फल लगा हुआ है। अब दोनों ही रेस्ट पर हैं। आपने क्या किया कि इसको हिलाया, अपने स्टीम जो है पेड़ की डाल को हिलाया। जब पेड़ की डाल को हिलाया तो आपने फोर्स किस पे अप्लाई किया? पेड़ की डाल पर, ना कि इस फल पर। फल तो अपना रेस्ट की पोजीशन पे ही पड़ा है, आप इसको बार बार हिला रहे हो, हाँ ठीक है ना, पेड़ की डाल को। तो क्या हो रहा है कि इसकी जो टॉप होती है, जिससे जुड़ा होता है फल और डाल, वो थोड़े से कमजोर भी होते हैं, वीक भी होते हैं। तो बार बार जब इस पे फोर्स एग्जर्ट होता है तो ये कमजोर होकर के गिर जाते हैं। ठीक है ना। तो ये सारे एग्जांपल्स बेटा इनर्शिया के रहे। अब आइए बात करते हैं मोमेंटम की। मोमेंटम,
मोमेंटम क्या होता है बच्चों? मोमेंटम देखा जाए तो ये मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट है। मतलब ये दो क्वालिटी पे डिपेंड करता है, मास पर और वेलोसिटी पर। ठीक है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड velocity, and it is denoted by letter. It is denoted by letter capital P। जो आपने बोला कि इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, है ना? अगर देखिए, दैट इज मोमेंटम इक्वल टू, जो डिफिनेशन है उसी से फार्मूला बना दो। मोमेंटम इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम को पी से डिनोट करते हैं, यानी पी इक्वल टू एम इनटू वी। ये देखिए, पी इक्वल टू एम इनटू वी। मोमेंटम क्या है? मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट है। इसका मतलब ये दोनों पर डिपेंड करता है, मास पर भी और वेलोसिटी पर भी। किस तरह डिपेंडेंस है देख रहे हैं, दोनों ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M एंड P इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द V। मतलब अगर मास ज्यादा होता है तो मोमेंटम भी ज्यादा हो जाएगा, वेलोसिटी ज्यादा होती है तब भी ज्यादा हो जाएगा। मतलब मास डबल तो मोमेंटम डबल, वेलोसिटी डबल तब भी मोमेंटम डबल। अगर दोनों डबल हो गई, मोमेंटम भी डबल और मास भी डबल, तो 4 टाइम्स हो जाएगा, है ना? यहां पे आप ये देख सकते हो। आप देख सकते हो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M एंड P इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। इट मींस इफ M is equal to 2M and V is equal to 2V, then momentum P is equal to 2M into 2V, means 2 into 2 4mv। देख रहे हैं, यानी पहले वाले मोमेंटम का अगर आपने मास वेलोसिटी दुगनी कर दी तो बाद वाला मोमेंटम उसका 4 टाइम्स हो जाता है। इसी तरह आधा कर देंगे तो 1/4 ही रह जाएगा। केवल मास आधा करेंगे तो आधा हो जाएगा, केवल वेलोसिटी आधी करेंगे तो आधा रह जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब बच्चों आप लोग अच्छे से जानते हो, डायरेक्ट इफेक्ट करता है। जैसा डबल तो डबल, है ना, हाफ तो हाफ। ठीक है ना, इसका मतलब यही होता है। अब आइए बात करते हैं इसके कुछ एक आध एग्जांपल्स की। कोई एक न्यूमेरिकल्स आप लगा सकते हो, जैसे छोटा सा एग्जांपल ही है। पहले ये इसकी यूनिट निकाल लेते हैं। मोमेंटम की यूनिट क्या होनी चाहिए बच्चों? यूनिट ऑफ मोमेंटम, यूनिट ऑफ मोमेंटम क्या होगा? हमने बताया था आपको कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट आप उसके फार्मूले से निकाल सकते हो। तो यहां फार्मूला क्या है? P इज इक्वल टू M इंटू V। मीन्स यूनिट ऑफ P इज इक्वल टू यूनिट ऑफ M into unit of V। Unit of M is what? Kilogram and unit of V is what? Meter per second। तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड is the unit of momentum। हमें सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ाने से पहले मोमेंटम जानना जरूरी था, क्योंकि सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में मोमेंटम है। ठीक है ना, मोमेंटम के बारे में बताया गया है, इसलिए आपको इसके बारे में जानकारी चाहिए थी। आइए क्वेश्चन लगा लेते हैं तो मोमेंटम टॉपिक हमारा पूरा हो जाए। एक छोटा सा क्वेश्चन ही है। अ बुलेट ऑफ मास 0.02 किलोग्राम is moving at 400 meter per second। A bullet of mass, क्वेश्चन है
of mass 0.02 kilogram moving at 400 मीटर पर सेकेंड। मूविंग एट वेलोसिटी चाहे ले सकते हो, मूविंग एट वेलोसिटी 400 मीटर पर सेकेंड। तो इसमें आप देख रहे हो ये मास दिया है, ये वेलोसिटी दी गई है, तो P इक्वल टू होता है m इंटू वी। तो लगा दो सीधा सीधा 0.02 इंटू क्या 400, ठीक है ना। कितना हो जाएगा 4 2 जा 8, 2 0 ये बढ़ जाएंगे और 2 डिजिट बाद डिसमल हो जाएगा। कितना आ जाएगा सीधा सीधा 8 आया है ना, 8 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। इस टाइप के क्वेश्चन है। कभी कभी चेंज इन मोमेंटम पूछा जाता है। तो पहली बात चेंज इन मोमेंटम जानिए क्या होता है बच्चों। निश्चित है कोई एक ऑब्जेक्ट कितने भी किलोग्राम का हो वो मूव कर रहा है, और कुछ समय के बाद क्या हुआ कि उसकी वेलोसिटी बदल गई, या तो कम हो गई या ज्यादा हो गई। तो यहां पे वेलोसिटी दो हो गई, एक इनिशियल वेलोसिटी और एक फाइनल वेलोसिटी। तो चेंज इन मोमेंटम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, मान लीजिए इनिशियल वेलोसिटी u है और फाइनल v है, तो चेंज इन मोमेंटम हो जाएगा आपका mv माइनस mu, है ना। चेंज इन मोमेंटम निकालना है तो फाइनल मोमेंटम में से इनिशियल मोमेंटम को आप सब्ट्रैक्ट कर दो, चेंज इन मोमेंटम आ जाएगा, कितना मोमेंटम चेंज हुआ, है ना। आइए इसको एक क्वेश्चन के थ्रू समझ लेते हैं। है व्हाट इज द चेंज इन मोमेंटम, व्हाट इज change in momentum, what is change in momentum weighing 1500 kg when its speed increases, when its speed increases from 36 km per hour to 36 km per hour to 72 km per hour. यूनिफॉर्मली। ये क्वेश्चन अगला आप नोट कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 था यूनिफॉर्मली। बच्चों सीधा सीधा है, अभी मैंने आपको बताया चेंज इन मोमेंटम इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, है ना। तो चेंज इन मोमेंटम सॉल्यूशन में आप देख सकते हैं इसको, चेंज इन मोमेंटम इक्वल टू, देखिए वेट कितना है 15 kg। सबसे पहले तो चाहिए आपको गिवन लिख लो आप, अभी न्यूमेरिकल्स हम आपको बताएंगे बाद में, ये तो केवल चेंज इन मोमेंटम के यूजेस हम आपको बता दे रहे हैं क्या क्या है मोमेंटम के। और चेंज इन मोमेंटम अभी वर्ड यूज होगा सेकंड लॉ ऑफ मोशन में, इसलिए भी मुझे बताना पड़ रहा है। तो गिवन में आपको मास दिया गया यानी m दिया गया 1500 kg, इनिशियल वेलोसिटी u दिया है 36 किलोमीटर पर आवर। आप कागज लगाओ इसे, चलो गिवन है मास दिया है 1500 kg, u इज इक्वल टू है 36 किलोमीटर पर आवर। इस 36 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदल लो, कितना हो जाएगा 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, 36 अपॉन 5/18 इंटू मीटर पर सेकंड। ये आपको बता चुका हूं कैसे बदलते हैं, 18 टू 36 यानी 5 टू 10 मीटर पर सेकंड आया। और v इक्वल टू दिया गया है कितना 72 किलोमीटर पर आवर। यहां पे भी 72 इंटू 5/18 हुआ, 18 4 जा 72, 4 इंटू 5 कितना आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। तो चेंज इन मोमेंटम निकालना है आपको, चेंज इन मोमेंटम इक्वल टू, ये देखो फाइनल मोमेंटम यानी m इंटू
मास इंटू फाइनल वेलोसिटी माइनस मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी, यानी मास कितना है 1500 kg इंटू वी कितना है, आप चाहो तो यहाँ पे मास कॉमन ले लो, एम कॉमन ले लो, तो कितना बचेगा v माइनस यू। ये कितना है 1500 kg, v कितना बच्चों 20 माइनस यू कितना है 10, यानी 15 इंटू 20 माइनस 10 इक्वल टू 10, कितना आ गया है 15,000 इतना। और यूनिट क्या लगाओगे बच्चों, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ये आंसर हुआ। इस तरह मोमेंटम टॉपिक खत्म हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन और पढ़ा देंगे आपको चेंज इन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है ना, ये सारी चीजें हो जाएंगी। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहिएगा।